गुड इवनिंग, जय हिंद पब्लिक। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का छठा लेक्चर करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था पब्लिक ऑल्टरनेटिंग करंट में, वो प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आपको पता होगा प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट लेक्चर 5 में हम लोगों ने यही जाना था, प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। तो इसमें हमने बताया था पब्लिक कि जिस एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो, ओनली कैपेसिटर, ठीक है, एसी सोर्स कैपेसिटर, तो ये प्योरली कैपेसिटिव था। और आपको मैंने बताया था कि जो कैपेसिटर है कितना रेसिस्टेंस ऑफर करता है, तो कैपेसिटर के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वो XC, और जिसका फार्मूला 1/ωc था, ठीक है। पब्लिक डीसी को कभी पास होने नहीं देता है अपने से, क्योंकि डीसी के लिए इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फेजर डायग्राम मैंने बताया पब्लिक, पावर, एवरेज पावर, पावर करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे और एवरेज पावर निकाल लेते तो जीरो आया था पब्लिक। ग्राफ उसका, ये वोल्टेज का ग्राफ, ये करंट का ग्राफ, और ये दोनों मिला करके ग्राफ ऐसे करके मैंने बताया था, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ सवाल करेंगे। प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट जब हम लोग पढ़ लिए तो उस पर हम लोग कुछ सवाल करेंगे, प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पब्लिक, कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट पर क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखना है, इन ए प्योर capacitive circuit, if the frequency of an AC source is double, मतलब फ्रीक्वेंसी सोर्स को डबल कर दिया जाता है, देन इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी, देन इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार बनाएंगे पब्लिक, सवाल सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो कहता है कि इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स इज डबल्ड, मतलब एसी सोर्स के फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी। तो आपको पता होगा पब्लिक, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है XC बराबर 1/ωc, याद रखना है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XC बराबर 1/ωc, XC बराबर 1/ωc, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πfc। देख लीजिए, XC बराबर 1/ωc और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πfc, ठीक है ना। ओमेगा का फॉर्मूला 2πfc, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है ना 2π/t, और 1/t को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो 2πfc लिख सकते हैं। अब आप देख लीजिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कहता है फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाता है, दोगुना करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा XC का वैल्यू, यानी इफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, देन XC बिकम्स हाफ, XC बिकम्स हाफ, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आधा हो जाएगा, ठीक है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधा हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये डबल करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी ये दोनों के बीच में ग्राफ भी देता है बनाने के लिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर आपसे बोले कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाए, तो सिंपल है, इधर आप ले लीजिए फ्रीक्वेंसी एफ या न्यू भी बोल सकते हैं, और इधर ले लीजिए आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फार्मूला का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है
और आपको पता होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होगा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, मतलब एक्स सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, एक्स सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, आप लोग सॉल्व करेंगे पब्लिक, ठीक है ना, इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज AC source, AC source. The capacitive reactance is, the capacitive reactance is ये क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिएगा पब्लिक, कि एक 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, देख रहे हैं, एक 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और उसको 200 वोल्ट और 100 हर्ट्ज की AC सोर्स से हम लोग जोड़ती है, ठीक है ना। ऐसे एक कैपेसिटर है, देख लीजिएगा बेटा, 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और इसको एक हमने AC सोर्स से जोड़ा, देख लीजिए, AC सोर्स से हमने जोड़ा, और AC सोर्स का जो EMF है वो 200 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। AC सोर्स का जो EMF है वो 200 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। तो कहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1/ω/c, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यही फॉर्मूला होता है ना, 1/ω/c के बराबर, और वो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πfc, मतलब कैपेसिटर के द्वारा AC के लिए कितना रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा, उसी को ना बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उसका फॉर्मूला 1/ω/c, और ओमेगा का फॉर्मूला जानते हैं 2πf × c, का वैल्यू पुट करना, 2πf के जगह पर हो गया 100 और c के जगह पर हो गया आपका 5 माइक्रो, माइक्रो के जगह पर हो गया -6। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे पब्लिक, जो भी है जितना है उतना ओम, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो होता है ओम। याद रखिएगा, रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम। तो याद रखना है रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम के बराबर, तो ये ध्यान रखना है, ये ऐसा यूनिट होगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इफ है, इस सब क्वेश्चन आपको DPP में मिलेगा पब्लिक, ठीक है। आप ई बुक में DPP का PDF है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ ए कैपेसिटर ऑफ, इफ ए कैपेसिटर ऑफ 8 माइक्रोफैराड is connected to a 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज AC source, and the current passing through it, and the current passing through it is 65 milliampere, then the RMS voltage across it is, then the RMS voltage
across it is पहले ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन ये बोल रहा है, आप इसको बनाएंगे बेटा, ध्यान रखिएगा कि इफ ए कैपेसिटर ऑफ 8 माइक्रोफैराड, ठीक है, कैपेसिटर 8 माइक्रोफैराड का है और उसको कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज के एसी सोर्स से। 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज के एसी सोर्स से हम लोग जोड़ते हैं एंड करंट पासिंग थ्रू इट इज 65 मिली एम्पियर। मतलब एक कैपेसिटर है और कितना माइक्रोफैराड का है, 8 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, ठीक है, और उसको हम लोग एक एसी सोर्स से जोड़ दिए और एसी सोर्स का ईएमएफ कितना हो गया, 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज। 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज के एसी सप्लाई से जोड़ दिए। करंट पासिंग थ्रू इट, मतलब करंट जो इसमें जा रहा है 65 मिली एम्पियर। ऑब्वियसली ये आरएमएस करंट ही होगा, तो आरएमएस वोल्टेज कितना होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले आई आरएमएस आपको दे दिया करंट 65 मिली एम्पियर, और आपको पता होगा मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ इतना एम्पियर आरएमएस करंट दे दिया, ठीक है। ये जो सोर्स रहता है ना, सोर्स अप्लाई किया हुआ, वो सोर्स भी आरएमएस ही होता है। ये आरएमएस वोल्टेज है, ये आरएमएस करंट है। आपको क्या निकालना है, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इट इज, मतलब इसके क्रॉस आरएमएस वोल्टेज कितना होगा। तो भी आरएमएस जो हो जाएगा कैपेसिटर के क्रॉस, आई आर फार्मूला होता है, तो आई आर की जगह पर होगा XC, बिकॉज इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, XC। इसमें वोल्टेज पूछ रहा है कि कितना होगा, तो V बराबर आई आर, तो आई आर एम एस इंटू XC। आई आर एम एस का वैल्यू आ गया 65 इंटू 10⁻³ और XC का फार्मूला होता है, XC का फार्मूला होता है 1/ω/c। आई आर एम एस हो जाएगा 65 इंटू 10⁻³ 1/ω का फार्मूला, ओमेगा, ओमेगा सी, ओमेगा का फार्मूला होता है 2πf इंटू सी। 65 इंटू 10⁻³ बटा 1/2π, पाई का वैल्यू रखेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी हो गया 100 और सी का वैल्यू कितना होगा, सी मतलब कैपेसिटेंस हो जाएगा 8 माइक्रो, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻⁶। आप देखिए सॉल्व करने के बाद इतना वोल्ट आपका आएगा, सॉल्व करने के बाद जो आएगा उतना वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब आपसे पूछ रहा था कि इस कैपेसिटर में वोल्टेज कितना होगा, इस कैपेसिटर में वोल्टेज कितना होगा, तो V बराबर क्या फार्मूला होता है, आई आर। तो करंट आई आरएमएस दिया हुआ था और रेसिस्टेंस XC गुना कर दिए, सॉल्व करने के बाद जो आएगा उतना वोल्ट आपका आंसर आएगा पब्लिक, ठीक है। अच्छा, प्योरली कैपेसिटी में अगर नेट पावर, एवरेज पावर का पूछता है कि नेट पावर कितना कंज्यूम होगा, तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं कि 0 होगा। तो इस टाइप से सवाल आपसे पूछ सकता है पब्लिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे और बाकी फिर है ना हम लोग प्योरली इंडक्टिव के तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है कि ए 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is connected to a 150 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ध्यान रखिएगा, ये 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, ठीक है, और उसको कनेक्ट करते हैं 150 वोल्ट और 60 हर्ट्ज के एसी सप्लाई से। The RMS value of current in the circuit is, the RMS value of current in the circuit is, the RMS value of current in the circuit is, देख लीजिए, the RMS value of current in the circuit is। अब एक 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसको 150 वोल्ट और 60 हर्ट्ज के एसी सप्लाई से हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। मतलब एक 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और उसको कनेक्ट करते हैं 150 वोल्ट
60 हर्ट्ज के एसी सप्लाई से, देख लीजिए 150 वोल्ट और 60 हर्ट्ज के एसी सप्लाई से हम लोगों ने जोड़ा पब्लिक, और कैपेसिटर है 30 माइक्रोफैराड का। फिर कह रहा है कि इसमें करंट कितना जाएगा, IRMS कितना होगा। तो एकदम सिंपल है, VRMS दे दिया 150 वोल्ट, ओम का नियम होता है V बराबर IR, V बराबर IR होता है ना। तो VRMS आपका दे दिया पब्लिक, IRMS आपको निकालना है। तो V बराबर फार्मूला होता है, VRMS बराबर होता है IRMS इंटू R। R मतलब इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा XC, तो आपको निकालना है IRMS, तो फार्मूला हो जाएगा VRMS और बटा कितना हो जाएगा XC। और VRMS आपका दे दिया 150 और XC का फार्मूला 1/ओमेगा C, ओमेगा C तो ऊपर जाएगा, तो 150 ओमेगा C, तो 150 और ओमेगा का फार्मूला होता है 2π/T और 1/T को F बोलते हैं इंटू C। तो 150 गुने 2 पाई का वैल्यू 3.14, F हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया 60 और C का वैल्यू हो गया 30, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻⁶। देख लीजिए इतना एम्पियर करंट, देख लीजिए इतना एम्पियर करंट होगा, आपको सॉल्व करने के बाद इतना एम्पियर करंट मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आप मतलब वोल्टेज निकालना है, सॉरी करंट निकालना है, तो VRMS में XC से भाग लगा देंगे पब्लिक। इसका रेसिस्टेंस XC इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C, ऊपर जाएगा तो ओमेगा, ओमेगा का फार्मूला 2πfc, F दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज। तो मतलब इस टाइप से सवाल आपको मिलेगा पब्लिक, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात आपको बता दें, मतलब कि कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, है ना, एग्जामिनेशन में भी। और अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्योरली इंडक्टिव। देखिए हम तीनों को सेपरेटली पढ़ा रहे हैं, प्योरली रेसिस्टिव हमने पढ़ा, प्योरली कैपेसिटिव पढ़ा, प्योरली इंडक्टिव अभी पढ़ेंगे पब्लिक हम लोग, और तीनों मिला करके भी पढ़ेंगे जिसको सीरीज LC RC सर्किट कहते हैं, वो लास्ट है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखना है, प्योरली इंडक्टिव के बाद वही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट, और उसके बाद हम लोग फिर इस पे सवाल करके फिर सीरीज LCR पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाना है सबको, प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट। प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट के हम लोग बात करें पब्लिक, ठीक है ना, प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट की बात करें the AC circuit which consists only inductor, the AC circuit which consists only inductor is called purely inductive AC circuit. The AC circuit which consists only inductor is called purely inductive AC circuit. देखिए जिस AC सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर जुड़ा हुआ, ये इंडक्टर है और एक AC सोर्स लगा दिए हैं हम लोग, ठीक है ना। AC सोर्स का फार्मूला होगा
ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स का फॉर्मूला होगा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये है इंडक्टर, और इस इंडक्टर का इंडक्टेंस होगा एल। ठीक है, ये इंडक्टर है और इस इंडक्टर का इंडक्टेंस हो जाएगा एल। ठीक है। अच्छा, ये भी पता होगा पब्लिक, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, मैंने पढ़ाया है कि जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर में कितना वोल्टेज आता है। अगर करंट जा रहा है इसमें, तो इसमें वोल्टेज आता था -LdI/dt के बराबर, आपको याद हो। इस इंडक्टर में जो वोल्टेज आता है -LdI/dt, -LdI/dt के बराबर इसमें मतलब कि वोल्टेज आता था। तो यहाँ से करंट निकलेगा और ये करंट इससे होकर के जाता था, तो इसमें वोल्टेज कितना आता था -LdI/dt, आपको याद होगा। वेयर निगेटिव साइन, लेंज लॉ वाला निगेटिव साइन है। ये निगेटिव साइन क्या है ना, जिसके वजह से इसमें करंट आएगा, फ्लक्स के बढ़ने से, फ्लक्स के घटने से उसका अपोज करता है, मतलब कि अपोजिंग के लिए ये है आपका नेगेटिव साइन। हम लोग कैलकुलेशन में इसको नहीं रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे पब्लिक कि हम करंट निकालना चाह रहे हैं कि जब ये एसी सोर्स से करंट निकल के इस इंडक्टर में जाएगा, इस एसी सोर्स से करंट निकल के इंडक्टर में जाएगा, तो मतलब कि कितना इसमें मतलब कि करंट फ्लो होगा। तो इसमें हम करंट निकालना चाहेंगे। तो देखिए पब्लिक, करंट निकालना चाहेंगे हम, कैसे निकालते हैं, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप नंबर 1। यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप नंबर 1, इस लूप में हम KVL लगाना चाहेंगे। तो आप देखिए पब्लिक, ऐसे करंट के सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो हो जाएगा -LdI/dt, ठीक है, और प्लस ही, क्योंकि ये प्लस है माइनस, यहाँ से निकल रहा है करंट, तो माइनस से प्लस घुसेंगे तो प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है, किसी भी लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्राइक सम 0 के बराबर होता है, ये मैंने बताया है। तो करंट के अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस, इसका वोल्टेज होगा LdI/dt, और प्लस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो LdI/dt बराबर हो जाएगा E, है ना, LdI/dt उधर चल जाएगा तो E हो जाएगा, और E के जगह पर आप देख लीजिए पब्लिक, E के जगह पर हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। E बराबर हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से LdI बराबर हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt, ठीक है। LdI बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt। तो DI बराबर हो जाएगा E नॉट बटा L साइन ओमेगा टी इंटू dt। देख लीजिए, E नॉट बटा L साइन ओमेगा टी इंटू dt। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट। हम लोग लिमिट के साथ, हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे पब्लिक, ठीक है। इधर हो जाएगा DI का इंटीग्रेशन, इधर हो जाएगा E नॉट बटा L साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, क्योंकि देखिए हमको यहाँ पे क्या मिला, DI मतलब छोटा सा करंट, I निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना होगा ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे पब्लिक। DI का इंटीग्रेशन इसमें I होगा, यहाँ E नॉट बटा L बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होता है, याद रखिएगा। E नॉट बटा L बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी और बटा ओमेगा टी के कोफिशिएंट ओमेगा से डिवाइड। अब देख लीजिए बेटा, इसमें जब लिमिट आप नहीं लिए हैं तो एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा। देखिए जब लिमिट होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, तो उसमें कांस्टेंट कट जाता है, नहीं आता है। लेकिन इसमें हम लोग लिमिट हमने कंसीडर नहीं करा है, तो इसमें कांस्टेंट जरूर आएगा। और मैं बता दूं कि इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना पाया गया है, 0। इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना पाया गया है, 0। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, कि कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है। तो आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोसेस यही है कि यहाँ पे डिफिनिट नहीं है तो कांस्टेंट टर्म आएगा। इस कांस्टेंट का वैल्यू भले ही 0 हो जाए तो नहीं लिखें, वो अलग बात है, लेकिन C लिखना जरूरी है। हाँ, डिफिनिट रहता तो C नहीं लिखते आप,
तो ये मिल गया। अब आइए यहाँ से पब्लिक, तो आई बराबर आ गया ई नॉट बटा ओमेगा एल, ई नॉट बटा ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2 के बराबर। आप देख सकते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी, देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहेंगे और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2। देखिए पब्लिक, इसका वैल्यू हम निकालना चाहेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को क्या लिखेंगे, साइन, ये पूरा हम लोग कॉमन कर लें, पूरा हम लोग कॉमन कर लें, इसमें माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। माइनस कॉमन करेंगे दोनों में, हम लोग दोनों में माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो पाई बाई 2 प्लस में, ये माइनस में। अब इसको आप पूरा को थीटा मान लें, ये पूरा को आप थीटा मान लें। आप बताइए साइन माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। क्लियर? अब बताइए माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी। देख लीजिए आप, माइनस कॉस ओमेगा टी को आप इतना लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये जो टर्म हमने लिखा है माइनस कॉस ओमेगा टी को, वो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के फॉर्म में। देखिए बेसिकली हमने वोल्टेज साइन के फंक्शन में लिया है ना पब्लिक, इसीलिए करंट को भी हम प्रयास कर रहे हैं साइन के फंक्शन में बदलने का। आइए, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस, ओमेगा एल को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, और ये रेसिस्टेंस किसका है, इंडक्टर का। तो ई नॉट बटा एक्सएल, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के बराबर। पब्लिक, ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया रेसिस्टेंस, और वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस को हम लोग कहते हैं करंट, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के बराबर। तो जो करंट आया प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में, आप देख रहे होंगे पब्लिक कि आई का जो मान आया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के बराबर, और आई नॉट को क्या लिखेंगे, ई नॉट बटा एक्स एल, और एक्स एल बराबर क्या लिखेंगे, ओमेगा एल, और ओमेगा एल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद रहे, ओमेगा एल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इस बात को ध्यान देना है। तो पब्लिक यहाँ से इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट, इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट जो वोल्टेज हम लोग सप्लाई करेंगे वो होगा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। और जो करंट आया वो कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और आई नॉट का मान आया ई नॉट बटा एक्सएल, और एक्सएल का मान आया ओमेगा एल, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। मतलब इंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया रेसिस्टेंस, यानी द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर फॉर एसी सर्किट, फॉर एसी, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर फॉर एसी इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर के द्वारा एसी के लिए जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उसी को बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया, ओमेगा एल। आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहेंगे फ्रीक्वेंसी और एक्सेल के बीच का ग्राफ, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। आ सकता है क्वेश्चन। तो प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट, इंडक्टिव एसी सर्किट की बात है। ये देख लीजिए वोल्टेज है और ये करंट। अब अगर हम लोग बात करें इसके फेजर डायग्राम की, आपको पता होगा हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं, जैसा कि प्योरली रेसिस्टिव में भी हम लोगों ने करा पब्लिक, प्योरली कैपेसिटिव में भी हम लोगों ने करा, इंडक्टिव में भी उसी तरह से होगा। तो आप फेज को देखिए, फेज को अगर आप फोकस करें तो वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है और करंट का फेज कितना है,
ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आप देख पा रहे होंगे कि वोल्टेज से करंट पीछे है, और वो भी कितना पीछे है, 90 डिग्री से पीछे है। वोल्टेज से करंट पीछे है, 90 डिग्री से पीछे है, मतलब वोल्टेज से करंट पीछे है 90 डिग्री से, पाई बाई 2 फेज से पीछे है। मतलब कहने का कि प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है और 90 डिग्री से पीछे है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं पब्लिक, फेज़र डायग्राम की बात करें हम लोग, फेज़र डायग्राम की हम लोग बात करें, from above equation it is clear that, from above equation it is clear that current in purely inductive AC circuit is, current in purely inductive AC circuit is pi by 2 phase behind from voltage, देख लीजिए पब्लिक, क्लियर क्या है, करंट इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट इज पाई बाई 2 फेज बिहाइंड फ्रॉम वोल्टेज। करंट जो है वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज से पीछे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम डायग्राम की बात करें, करंट पीछे है, याद रखिएगा, और हम यहाँ पे लिख देना चाहेंगे, ये बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी आया, और करंट क्या आया पब्लिक, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। करंट पीछे है वोल्टेज से। तो देखिए, अगर आप इधर आप ले रहे हैं, मान लिया जाए करंट इधर ले लिए, तो आप बताइए वोल्टेज किधर होगा। तो हमने क्या बोला, करंट पीछे है वोल्टेज आगे है, तो वोल्टेज आगे होगा 90 डिग्री से, इधर होगा EL मतलब VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इधर होगा, और वोल्टेज से करंट व पीछे है 90 डिग्री से। देख लीजिए करंट पीछे। या आप देखना चाहेंगे तो इधर आप VL लेते हैं तो करंट इधर लेना पड़ेगा। देख लीजिए वोल्टेज से करंट पीछे है। अगर आप इधर करंट ले रहे हैं तो करंट पीछे है, वोल्टेज आगे होगा, VL इधर लेना पड़ेगा, वोल्टेज से करंट पीछे। तो आप तीनों में से मतलब रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पब्लिक, है ना, एंगल का रिप्रेजेंटेशन। तो दिस इज़ द फेज़र डायग्राम, ये फेज़र डायग्राम हो गया प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट के लिए। तो हम लोगों ने करंट निकाला, है ना, प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा एसी के लिए, ओमेगा L। उसके बाद में फेज़र डायग्राम की हम लोग बात करें तो फेज़र डायग्राम कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके पावर की, पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट, प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट मतलब पावर कितना कंज्यूम होगा प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में, ठीक है। पावर कितना कंज्यूम होगा, तो पावर का फार्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज, और करंट कितना आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और वोल्टेज कितना आया बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट ई नॉट। देख लीजिए इसको क्या बोलिएगा, इसको बोलिएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और इनटू क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। एक काम और कर सकते हैं इसमें, आप माइनस को बाहर निकालिए, 2 से भागा और 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और मैं आपको बता दूं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को बोलते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 ओमेगा टी। हम इसीलिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किए थे, इसीलिए हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा, है ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया हाफ आई नॉट ई नॉट साइन 2 ओमेगा टी के बराबर। अब यहाँ से पब्लिक क्या हो जाएगा, दिस इज़ द पावर, ये पावर निकल गया किस में,
पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में, मतलब प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में पावर कितना कंज्यूम होगा, तो उसके लिए फार्मूला हो गया -1/2 आई नॉट ई नॉट साइन 2 ओमेगा टी, माइनस हाफ आई नॉट ई नॉट साइन 2 ओमेगा टी के बराबर ये पावर कंज्यूम हुआ प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में। तो इस बात को ध्यान रखना है, दिस इज द पावर, ये पावर हो गया -1/2 आई नॉट ई नॉट साइन 2 ओमेगा टी के बराबर, ये पावर निकल गया। अब हम लोग अगर एवरेज पावर की बात करें, अगर आपको याद होगा, पता नहीं है ना, एवरेज पावर, तो पब्लिक देखिए पावर टाइम के फंक्शन में है, पावर टाइम का फंक्शन है, तो एवरेज पावर निकालना है तो पी डी टी का इंटीग्रेशन बटा डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक, 0 से लेकर टी तक, पी डी टी का इंटीग्रेशन बटा डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक, 0 से लेकर टी तक। अब पी के जगह पर हो गया -12 आई नॉट ई नॉट साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक, अब बटा डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, 0 से टी तक लेंगे तो टी हो जाएगा। देख लीजिए पब्लिक, माइनस बाहर, हाफ बाहर, आई नॉट बाहर, ई नॉट बाहर, साइन 2 ओमेगा टी। मैं आपको बता दूं कि साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आ जाएगा -cos 2 ओमेगा टी और टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा से डिवाइड। ऐसे देखिए पब्लिक, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, टी बाहर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है ना कंप्लीट साइकिल में 0 होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल में, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल में, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल में 0 से टी तक, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल में, ये सब का मान 0 होता है, ये सब का मान 0 होता है पब्लिक, इसलिए ध्यान रखना है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये मतलब 0 के बराबर होता है, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं और लिमिट लेने तो आता ही होगा। चलिए हम एक बार सॉल्व करके आपको बता दें, ये प्लस में हो जाएगा, ऊपर आई नॉट ई नॉट बाई 4 ओमेगा टी रह गया, यहाँ बचा cos 2 ओमेगा, टी के जगह पर अपर लिमिट -cos 0। देखिए ओमेगा का फार्मूला 2π/t, टी से टी कट गया, cos बचा 360 या 720, तो cos 720 का वैल्यू 1 होता है, -cos 0 का भी वैल्यू 1 होता है, तो 1 - 1 0 थी, पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो आप समझ गए हैं पब्लिक कि प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में एवरेज पावर 0 के बराबर होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में एवरेज पावर होता है IRMS ERMS, और प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव में एवरेज पावर होता है 0 के बराबर। याद रखिएगा पब्लिक, तो इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये पावर और एवरेज पावर हो गया, ठीक है। अब ग्राफ की बारी आती है। सर आप खाली पढ़ाते रहते हैं कुछ बीच में सर, है ना, एंटरटेनमेंट वगैरह। देखिए पब्लिक, एक बात आपको बता दें, किन्हीं को अगर पढ़ाई बोरिंग लग रहा होगा तो रियल में ये बोरिंग है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा, और जहाँ इंटरटेनमेंट होगा वहाँ कोर्स पीछे रह जाएगा पब्लिक, या कंटेंट्स पीछे रह जाएगा। याद रहे, सीरियस होकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। रियल में ये बोरिंग चीज़ है, पढ़ाई बोरिंग, किसी को शौक नहीं करता है पब्लिक, समझे कि नहीं। अगर इंटरटेनमेंट चाहते हैं तो आप कंटेंट्स में पीछे रह जाएंगे, आपको पूरा कंटेंट्स नहीं प्राप्त होगा पब्लिक, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे मतलब यूट्यूब पर पब्लिक वीडियो हैं जिसमें इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट होता है पढ़ाई के नाम पर, लेकिन ध्यान रहे पब्लिक, इसमें कंटेंट्स पब्लिक आपको हम पूरा अपने तरीके से दे रहे हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको आपसे सवाल न छूटे। अगर आपने सवाल निकाला है पब्लिक प्योरली, जैसे हम प्योरली इंडक्टिव पढ़ा रहे हैं तो उसका सवाल निकालिए तो छूटे नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अभी इसका ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है ना। ग्राफ आइए, सब में वही काम कर रहे थे ना, प्योरली रेसिस्टिव में, प्योरली कैपेसिटिव में, प्योरली इंडक्टिव। अब प्योरली इंडक्टिव का ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ, फिर इस पे सवाल रह जाएगा करने के लिए, और फिर एक टॉपिक रहेगा सीरीज LCR, है ना, 1-2 लेक्चर फिर और लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा पब्लिक, ठीक है। देखिए ग्राफ, सबसे पहले वोल्टेज का ग्राफ बना रहे हैं। वोल्टेज का हो जाएगा E = E0 sin ओमेगा टी, E = E0 sin ओमेगा टी।
आइए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, इधर टाइम ले लिए, इधर हम लोग वोल्टेज ले लिए। साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, याद रहे साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। अगर आप 1 लेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा E0। साइन का मिनिमम वैल्यू होगा -1 -E0। याद रहे साइन का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, तो 1 लेंगे तो ये बराबर E0, और साइन का मिनिमम वैल्यू होगा -1 तो -E0, और जो ग्राफ होगा साइन फंक्शन का आप देख रहे हैं ऐसा होगा पब्लिक। ये ग्राफ हो गया E बराबर E0 साइन ओमेगा टी का, 0 T/4 T/2 3T/4 और ये हो जाएगा T। फिर से 0 T/4 T/2 3T/4 T। तो ये हो गया पब्लिक E बराबर E0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ, ठीक है। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ। अब हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 का ग्राफ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I0 माइनस कॉस ओमेगा टी। I बराबर हो जाएगा I0 माइनस कॉस ओमेगा टी का। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, देख लीजिए। इधर टाइम ले लेते हैं, इधर करंट ले लेते हैं। पब्लिक कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो -I0 आएगा मिनिमम वाला, इससे नीचे नहीं जाएगा। और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, सॉरी मिनिमम वैल्यू होता है -1, तो -1 प्लस तो I0 हो जाएगा आपका मैक्सिमम। इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। कौन सा ग्राफ है, कॉस नहीं माइनस कॉस, फंक्शन है माइनस कॉस का। तो पब्लिक अगर आपको कॉस का ग्राफ याद होगा तो ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है। मतलब यहाँ ओरिजिन से शुरू नहीं करता, ओरिजिन से शुरू किया था तो साइन, ओरिजिन से शुरू नहीं यहाँ से शुरू करता है तो ये कॉस का ग्राफ हो गया। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, ऐसे है तो ऐसे कर देंगे, ऐसे देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा ऐसे। देख लीजिए 0 हो गया, T/4 हो गया, T/2 हो गया, 3T/4 हो गया, और ये हो गया आपका T। याद रहे पब्लिक 0 T/4 T/2 3T/4 T, 0 T/4 T/2 3T/4 T। याद रखिएगा दिस इज द कॉस फंक्शन, ये कॉस फंक्शन का ये ग्राफ है। याद रखिएगा ये साइन फंक्शन का ग्राफ है और ये के कॉस फंक्शन का ये ग्राफ है, ठीक है। ये साइन फंक्शन का ग्राफ है और ये कॉस फंक्शन का ग्राफ है। अब हम चाहते हैं पब्लिक ये दोनों ग्राफ को एक ग्राफ पर लाएं, प्रयास कर रहे हैं कि दोनों ग्राफ को एक ग्राफ पर ही बनाएं। तो देखिए हम दोनों ग्राफ को एक ग्राफ पर बनाने का प्रयास करें। इधर ले लीजिए आप टाइम, इधर ले लीजिए करंट और वोल्टेज दोनों, ठीक है। याद रखिए I0 का वैल्यू यहाँ पे कितना था, E0/XL। तो E0 बड़ा होगा क्योंकि भाग लगाएंगे तो छोटा ना हो जाएगा, तो E0 बड़ा मतलब E0 ऊपर रहेगा ऐसे, और I0 छोटा नीचे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं I0 माइनस I0, यहाँ पे E0, यहाँ पे -E0, ठीक है। पहले एक काम कर लेते हैं, वोल्टेज वाला ग्राफ बना लेते हैं ये वाला, ठीक है ना। कहाँ कहाँ से पास कर रहा है इसको थोड़ा देखना होगा। ये ऐसे करके 0 हो गया, T/4 हो गया पब्लिक, ये T/2 है, और ये है 3T/4, और ये है आपका T। 0 है, T/4 है, T/2 है, 3T/4 है, T है, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं पब्लिक इसका, मतलब ये वाला ग्राफ को उस पर हम दिखलाना चाह रहे हैं, ये वाला ग्राफ को उस पर हम दिखलाना चाह रहे हैं। कैसे दिखलाएंगे, तो देख लीजिए -I0 से शुरू होगा, -I0 से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, है ना। T/4 से पास करेगा, T/4 से पास करेगा, T/2 के जस्ट ऊपर, T/2 के जस्ट ऊपर यहाँ पे पब्लिक हम लोग, फिर 3T/4 से पास करेगा, 3T/4 से पास करेगा, और फिर T के जस्ट नीचे, T के जस्ट नीचे यहाँ से पास करेगा। आप देख लीजिए पब्लिक कहाँ कहाँ से पास किया।
यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो ये ग्राफ को हम बनाना चाहेंगे, देख लीजिए ऐसे। दिस इज ये वाला ग्राफ, ये देख लीजिए, ये ग्राफ को हमने यहाँ पे दिखलाया आई नॉट और माइनस आई नॉट के बीच में। तो ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ हो गया आपका E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा, ठीक। और ये ग्राफ किसका हो गया पब्लिक? I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का। देख लीजिए, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का। तो देख लीजिए पब्लिक, ये वोल्टेज, ये करंट, और ये हमने दोनों ग्राफ को हम लोग इस पे एक ही ग्राफ पर दोनों को बनाए हैं। तो इस तरह से हुआ। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आप देख लीजिए क्या क्या सीखे पब्लिक। हम लोग सीखे प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में करंट कितना आएगा? I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका रेसिस्टेंस कितना था? XL इज इक्वल टू ओमेगा L। और उसके बाद में फेज़र डायग्राम था ये। उसके बाद में पब्लिक पावर कंज्यूम, तो पावर हो जाएगा करंट इनटू वोल्टेज, जो भी है गुना करने के बाद, और एवरेज पावर भी निकाला तो 0 आया, और ग्राफ। बाकी का सवाल है पब्लिक इस पे, तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस पे सवाल करके हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, सीरीज LCR, उसी में 2-3 टॉपिक है, फिर एक लास्ट में ट्रांसफार्मर है पब्लिक, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2-3 लेक्चर और होगा इसमें, और इसमें DPP भी आप लोग बना लीजिए। 4 DPP ऑलरेडी हो गया है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग चारों DPP सॉल्व कर ले। एक DPP और आएगा इसमें, सीरीज LCR से रिलेटेड सवाल रहेगा उसमें, ठीक है ना। 1, 2, 3 आप लोग से बनेगा, चौथा भी बनेगा, क्योंकि सीरीज LCR अभी पढ़ाएंगे तो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल पब्लिक। और अगर पब्लिक आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए आपके बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।